Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English Grammar at Pioneer in Jumritilaya. Today, the topic that I have selected for the discussion is identification of subject. Subject की पहचान, subject को पहचाने कैसे? It is an important topic of English grammar. It is important because you know that verb is used according to the number of subject. Sometimes you use singular form of verb, sometimes you use plural form of verb, and the number of the verb is decided according to the number of the subject. Suppose I am not able to identify the subject, then there is always a chance for me to commit mistake. I won't be able to use the right form of verb if I don't identify the subject. I am a teacher, and while teaching I often find students committing mistake, especially in the identification of subject. Generally what happens when I ask students about the subject, they give me the right definition of the correct definition of subject, but when it comes the time to identify the subject, they start committing mistake. तो आप सब्जेक्ट को पहचानने में गलती नहीं करें, उसके लिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट को पहचानने का जो तरीका बताऊंगा, उस तरीके को इस्तेमाल करके आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो जब कभी मैं क्लास में होता हूं, जब कभी मैं स्टूडेंट से बात करता हूं और उनसे सब्जेक्ट के बारे में पूछता हूं और वो डिफिनेशन देते हैं, तब भी मुझे पता होता है कि इसमें से सारे बच्चे सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते होंगे। फिर उन लोगों को मैं एक दो सेंटेंसेस दे देता हूं। जैसे मैंने यहां पर दो सेंटेंसेस लिख दिए। मैंने लिख दिया कि प्रेमचंद द राइटर ऑफ गोदान वॉज अ फेमस स्टोरी टेलर, एंड सेकेंड सेंटेंस इज द टेबल केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रूम इज रेड इन कलर। प्रेमचंद द राइटर ऑफ गोदान वॉज अ फेमस स्टोरी टेलर। गोदान के लेखक प्रेमचंद एक प्रसिद्ध कथाकार थे। द टेबल केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रूम इज रेड इन कलर। कमरे के बीचों बीच रखा हुआ टेबल लाल रंग का है। Whenever I ask students what is the definition of subject, they say me very well कि sir, a subject is one who does the work. Sometimes they say कि sir, a subject is that part of the sentence which decides द वर्ब। ये सारी बातें ठीक है, बट जब मैं उनको पहचानने के लिए कहता हूं तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के वीडियो के बाद अगर आप भी कंफ्यूज होते हैं तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा। बेसिकली दिस वीडियो इज मेनली फॉर द बिगिनर्स, दोज हु नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल, दोज हु नो इंग्लिश वेरी वेल। दिस वीडियो परहैप्स वोंट बी एबल टू हेल्प देम मच, but I will suggest you to watch. I hope you will get new facts and new points and you will get new techniques to identify the subject. अच्छा, चलिए यही दो सेंटेंस अगर आपके पास आपको दिया जाए तो आप अपने मन में सोच करके देखिए कि सब्जेक्ट क्या होगा। आपके पास ये दोनों सेंटेंस है। प्रेमचंद द राइटर ऑफ गोदान वाज अ फेमस स्टोरी टेलर। जनरली जो स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं वो बताते हैं कि सर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्रेमचंद है। मुझे नहीं पता है आपने क्या सोचा है। अगर आपने भी यही सोचा है तो आपके लिए जरूरी है कि आप वीडियो देखें। सेकेंड सेंटेंस में द टेबल केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रूम इज रेड इन कलर। जब ये सेंटेंस आता है तो स्टूडेंट्स कुछ सोचने लगते हैं। फिर सोचने के बाद वो इस नतीजे पर निकल आते हैं कि सर यहाँ पर तो जो सब्जेक्ट है वो है द टेबल। तो पहले सेंटेंस में उसने पहचाना
सब्जेक्ट के रूप में प्रेमचंद और दूसरे सेंटेंस में द टेबल। ये बात सही होते हुए भी इसमें कुछ कमियां हैं, ये पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, प्रेमचंद और द टेबल सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट उतना ही नहीं है, सब्जेक्ट उससे आगे भी है। जब कभी मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि ऐसा आपने क्यों सोचा, तो उनके पास दो जवाब होता है। मैं आपके जवाब के बारे में नहीं जानता हूं, आपका जवाब क्या होगा आप अपने मन में सोच करके देखें। व्हाट अ स्टूडेंट से टू मी, पहले सेंटेंस में बोलते हैं कि सर सिंस प्रेमचंद इज द नेम ऑफ अ पर्सन, चूंकि प्रेमचंद किसी आदमी का नाम है तो मैंने मान लिया कि वो सब्जेक्ट है। और दूसरे सेंटेंस में उनको लगता है कि भाई अब तो यहां पर कोई आदमी का नाम है नहीं, तो उनको लगता है कि टेबल शुरुआत में आ गया है, तो जब शुरुआत में आ गया है वो सब्जेक्ट है। फिर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम समझ में आता है कि दे हैव मेमोराइज्ड द डेफिनेशन, बट दे डोंट हैव द राइट टेक्निक टू आइडेंटिफाई इट इन वेरी प्रॉपर मैनर। तो डेफिनेशन से कुछ नहीं होता है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास समझ कैसी है, आप समझ पाते हैं या नहीं। कोई नाम सब्जेक्ट होगा, यह बात आपको किसी टीचर ने नहीं बताया, ये बात आपको किसी ग्रामर बुक ने नहीं बताया। आप अंग्रेजी के छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखते हो, आप अंग्रेजी के साधारण सेंटेंसेस पढ़ते हो, अंग्रेजी की कहानियाँ पढ़ते हो, और वहाँ पर क्या पाते हो कि हर बार कोई नाम या उस नाम के बदले में कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपका मन ऑटोमेटिकली इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि अगर कोई नाम है तो वो सब्जेक्ट होगा। ये बात आपको किसी किताब ने नहीं बताई, ये बात आपको किसी टीचर ने नहीं बताया, ये बात आपके मस्तिष्क ने खुद समझ लिया कि अगर कोई नाम होगा तो सब्जेक्ट होगा। और जहां कहीं नाम नहीं होता है वहां आप ये मान लेते हो कि जो कुछ सेंटेंस के शुरुआत में आता है या जो कुछ सेंटेंस के शुरुआत में आ रहा है वो सब्जेक्ट है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आप अपने मन में आंसर देकर के देखना कि क्या यह जरूरी है, इज इट नेसेसरी दैट अ सब्जेक्ट शुड कम ओनली इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये जरूरी है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरुआत में ही आए। मैंने आपकी समस्या को दूर करने के लिए यहां पर 3 सेंटेंसेस लिखा है। पहला सेंटेंस है मोहन मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त कौन है? मोहन, तो सब्जेक्ट है मोहन। कहां पर आया? शुरुआत में। अब दूसरे सेंटेंस को देखो, मैदान में खेलते समय मोहन ने एक बड़ा सांप देखा। कौन देखा सांप भाई? तो मोहन। अब सब्जेक्ट कहां आया? बीच में। तीसरे सेंटेंस में देखो, इस क्लास में उतना लंबा कोई नहीं है जितना कि मोहन। कौन है सबसे लंबा? मोहन। अब यहां पर सब्जेक्ट कहां आया? लास्ट में। वंस अगेन यू नीड टू सी these sentences. In the first sentence, subject came in the first, subject came in the beginning of the sentence. पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरुआत में आया, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बीच में आया और तीसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट लास्ट में आया। इन तीनों सेंटेंसेस से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? इन तीनों सेंटेंसेस से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सब्जेक्ट सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। सेंटेंस में ऐसा कोई जगह नहीं है जो सब्जेक्ट के जगह के रूप में जाना जाए, जो फिक्स्ड है कि ये तो सब्जेक्ट का ही जगह है। तो सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरुआत में आ सकता है, सेंटेंस के बीच में आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में आ सकता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर सेंटेंस, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस you construct. According to that, the subject can come either in the beginning of the sentence or in the middle of the sentence or in the end of the sentence. तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां आएगा ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस है किस तरह का। अदरवाइज सब्जेक्ट तो सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है।
इसलिए अगर कोई ये मानता है कि जो कुछ सेंटेंस के शुरुआत में आएगा वो सब्जेक्ट है, तो हो सकता है कई मौके पर उससे गलती हो जाए, कई मौके पर वो गलती कर दे। और इसी के लिए आज का क्लास, आज का वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए। अब सवाल उठता है कि जब सब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है तो हम सब्जेक्ट को पहचाने कैसे? तो सब्जेक्ट अब आपको पता चल गया कि कहीं भी आ सकता है, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। देन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स बिफोर अस इज हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। फिर हम सब्जेक्ट को पहचाने कैसे? तो सब्जेक्ट को पहचानने का दो तरीका है। आप सेंटेंस के वर्ब से दो सवाल पूछिए, हु और व्हाट, कौन और क्या। यह सवाल आपको सेंटेंस के वर्ब से पूछना है। अब जरूरी नहीं है कि आपको दोनों सवालों का जवाब मिले, बट दो में से किसी एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर गोइंग टू गेट द आंसर ऑफ बोथ द क्वेश्चंस, बट यू विल गेट द आंसर ऑफ आइदर ऑफ द क्वेश्चन। तो इन दोनों में से इन दोनों सवालों को पूछने के बाद आपको जो भी आंसर मिलता है और जितने दूर तक आंसर मिलता है, मैं इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूं कि इन दोनों सवालों को पूछने के बाद किसी एक का उत्तर मिलेगा। हो सकता है कभी दोनों का उत्तर मिले। जब दोनों का उत्तर मिलेगा तो आपके पास दो सब्जेक्ट होंगे, लेकिन कम से कम एक सवाल का उत्तर तो जरूर मिलेगा। तो जब सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछने के बाद आपको जो भी उत्तर मिलता है और जितने दूर तक उत्तर मिलता है वो और उतना दूर तक सब्जेक्ट है। जैसे आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस इन हिंदी हियर। सेंटेंस है राम अच्छा लड़का है। यहां पर सवाल पूछेंगे कौन अच्छा लड़का है, तो आंसर क्या होगा? राम। तो यहां पर सब्जेक्ट है राम। अब दूसरा सेंटेंस में फिर से हम वही सवाल पूछते हैं, राम का भाई अच्छा लड़का है। चूंकि हम आदमी के बारे में बोल रहे हैं तो यहां पर व्हाट से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्या से तो नहीं पूछेंगे। क्या से क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई आंसर मिलेगा नहीं, तो कौन से पूछेंगे। अब यहां पर वही सवाल पूछते हैं कि कौन अच्छा लड़का है, तो राम का भाई अच्छा लड़का है। जब हम पूछते हैं कौन अच्छा लड़का है तो इस बार हमारा आंसर है राम का भाई, तो सब्जेक्ट हुआ राम का भाई। अब तीसरा सेंटेंस, राम का बड़ा भाई अच्छा लड़का है। अब फिर से वही सवाल पूछो कौन अच्छा लड़का है, तो इस बार आपका आंसर है राम का बड़ा भाई। दिस इज सब्जेक्ट। हियर राम का बड़ा भाई मोहन अच्छा लड़का है। मैं फिर से वही सवाल पूछता हूं कौन अच्छा लड़का है, तो इस बार आंसर है राम का बड़ा भाई मोहन। तो यहां तक सब्जेक्ट है, राम से लेकर के मोहन तक, राम का बड़ा भाई मोहन। अब अगला क्वेश्चन है, राम का बड़ा भाई मोहन जो मेरे साथ पढ़ता है अच्छा लड़का है। फिर से यहां से पूछते हैं कौन अच्छा लड़का है, तो राम का बड़ा भाई मोहन। कौन मोहन? जो मेरे साथ पढ़ता है। यस, यहां तक के पार्ट को हम सब्जेक्ट में कंसीडर करेंगे। अब आपको होगा कि भाई पढ़ता है ये तो वर्ब हो गया, मेरे साथ तो के साथ तो प्रीपोजिशन हो गया। ये अपने आप में एक अधूरा सेंटेंस भी आपको दिखाई देगा। राम का बड़ा भाई मोहन जो मेरे साथ पढ़ता है, ये अपने आप में एक अधूरा सेंटेंस है। इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब कभी मैं आपसे क्लॉज पर बात कर रहा होऊंगा तब वहां पर बताऊंगा सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में और प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में। तो ये अपने आप में एक अधूरा सेंटेंस है। तो कई बार सब्जेक्ट अपने आप में एक अधूरा सेंटेंस भी होता है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लॉज, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। आपने क्या देखा, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट था राम, दूसरे में बढ़ करके हो गया राम का भाई, तीसरे में राम का बड़ा भाई, चौथे में कौन अच्छा लड़का है, तो राम का बड़ा भाई मोहन, और यहां पर कौन अच्छा लड़का है, तो राम का बड़ा भाई मोहन जो मेरे साथ पढ़ता है। ऊपर के जो दो सेंटेंसेस हैं इस पर फिर से हम विचार करते हैं। प्रेमचंद द राइटर ऑफ गोदान वॉज अ फेमस स्टोरी टेलर। कौन प्रसिद्ध कथाकार थे?
अच्छा, उस पर आने से पहले अब नीचे दो और सेंटेंसेस हैं, इसको देख लेते हैं। कलम लाल रंग की है। अब यहां पर पूछेंगे कि कौन लाल रंग का है, तो कोई आदमी तो है नहीं कि कोई आदमी का नाम आ जाए, तब हम दूसरा सवाल पूछेंगे कि क्या लाल रंग का है। तो जब हम पूछते हैं क्या लाल रंग का है, तो आंसर है कलम, तो कलम है सब्जेक्ट। मेरी कलम लाल रंग की है, फिर से पूछते हैं क्या लाल रंग की है, तो अब आंसर कलम नहीं है, अब आंसर है मेरी कलम, तो मेरी कलम सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को जब कभी आपको पहचानना हो तो आप दो सवाल सेंटेंस के वर्ब से पूछें, कौन या क्या, और आपको जो भी आंसर मिले और जितना दूर तक आंसर मिले वो और उतना दूर तक सब्जेक्ट है। ऊपर के दो सेंटेंसेस जिसकी चर्चा मैं पहले कर रहा था, प्रेमचंद द राइटर ऑफ गोदान वाज अ फेमस स्टोरी टेलर। गोदान के लेखक प्रेमचंद एक प्रसिद्ध कथाकार हैं। अब सवाल होगा कि कौन प्रसिद्ध कथाकार हैं। आपका आंसर अगर होता है प्रेमचंद, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं प्रेमचंद, मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कौन प्रेमचंद, तुम्हारे मोहल्ले वाले, बोलते नहीं नहीं सर मोहल्ले वाले नहीं, गोदान के लेखक, तो प्रेमचंद द राइटर ऑफ गोदान, यहां तक सब्जेक्ट था। द टेबल केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रूम इज रेड इन कलर। कमरे के बीचों बीच रखी हुई टेबल लाल रंग की है। अब यहां पूछेंगे अगर कि कौन लाल रंग का है, तब तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। हमको पूछना होगा कि क्या लाल रंग का है, तो क्या लाल रंग का है, द टेबल। अब मान लीजिए 20 टेबल है, 20 में से कौन सा टेबल, तो वो टेबल जो कमरे के बीचों बीच में रखा हुआ है, तो द टेबल केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रूम इज रेड इन कलर, यहां तक सब्जेक्ट है। तो क्या होता है, कई बार जब आप सब्जेक्ट को ठीक से नहीं पहचान पाते हो तो पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि आप सही वर्ब फॉर्म यूज नहीं कर पाते हो। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आप सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ पाते हो। खास करके बिगिनर्स को अंग्रेजी का अखबार समझ पाने में परेशानी आती है। वहाँ कई परेशानियाँ होती हैं, दे हैव द प्रॉब्लम्स ऑफ वोकैबुलरी, दे हैव द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रामर, बट जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है और बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट का। न्यूज़पेपर में तो 2-2 लाइन तक, 3-3 लाइन तक सब्जेक्ट ही होता है, उसमें से अगर आप किसी एक वर्ड को सब्जेक्ट के रूप में पहचान लोगे और बाकी को पहचानोगे ही नहीं, तो इट इज possible that you won't be able to identify, you won't be able to understand the exact meaning of the sentence, exact meaning of the paragraph। तो अब हम बारी बारी से एक एक सब्जेक्ट पर चर्चा करते चलते हैं और कोशिश करेंगे कि आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर होता जाए। तो अब आपको सब्जेक्ट पहचानने का तरीका पता है। आप सेंटेंस के वर्ब से दो सवाल पूछेंगे, हु कौन और व्हाट क्या, और इन दोनों सवालों के बाद आपको जो भी आंसर मिले और जितना दूर तक आंसर मिले वो आपका सब्जेक्ट है। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख दिया है, अब आप पहचानने की कोशिश करें कि सब्जेक्ट क्या है। चलिए हम यहां से देखते हैं, राम अच्छा लड़का है। कौन अच्छा लड़का है, तो राम, राम सब्जेक्ट है। सीता सुंदर है। कौन सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल, तो सब्जेक्ट इज सीता, सीता इज ब्यूटीफुल। तुम खिलाड़ी हो, यू आर अ प्लेयर। कौन खिलाड़ी है, तुम, तो यू सब्जेक्ट है। इन सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू सी हियर, राम का भाई अच्छा लड़का है, राम्स ब्रदर इज अ गुड बॉय। फिर से पूछे कौन अच्छा लड़का है, आंसर है राम का भाई, राम्स ब्रदर। सीता की बहन सुंदर है। कौन सुंदर है, तो सीता की बहन सुंदर है, सीता सिस्टर इज ब्यूटीफुल। कौन सुंदर है, सीता की बहन, तो यहां सब्जेक्ट हुआ सीता की बहन। तुम्हारा दोस्त खिलाड़ी है, योर फ्रेंड इज अ प्लेयर। सवाल होगा कौन खिलाड़ी है, तो आंसर होगा तुम्हारा दोस्त, तो सब्जेक्ट हुआ योर फ्रेंड। अब यहां पर देखिए, राम का बड़ा भाई अच्छा लड़का है। वंस अगेन वी विल आस्क द सेम क्वेश्चन, कौन अच्छा लड़का है, तो आंसर है राम का बड़ा भाई, राम्स एल्डर ब्रदर, यहां तक सब्जेक्ट है, राम्स एल्डर ब्रदर, राम का बड़ा भाई अच्छा लड़का है, तो राम्स एल्डर ब्रदर। सीता की छोटी बहन सुंदर है, सीता's यंगर सिस्टर इज ब्यूटीफुल।
हु इज ब्यूटीफुल, कौन सुंदर है? आंसर होगा सीता की छोटी बहन। अब सीता सब्जेक्ट नहीं है, देखिए यहां पर सब्जेक्ट था सीता, यहां सीता सुंदर है। जब यहां मैंने सवाल पूछा था कौन सुंदर है, तो आंसर था सीता सुंदर है, सीता। लेकिन सीता की छोटी बहन सुंदर है। अब यहां पर जब सवाल पूछते हैं कि कौन सुंदर है, तो यहां पर हमारा आंसर सीता नहीं है, यहां पर आंसर है सीता की छोटी बहन। तो सब्जेक्ट होगा सीता की छोटी बहन। यहां पर सब्जेक्ट है तुम खिलाड़ी हो, कौन खिलाड़ी है? तो आंसर है तुम। लेकिन वही सवाल आप यहां पूछो, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त खिलाड़ी है, यहां पर सवाल पूछते हैं कौन खिलाड़ी है, तो अब आंसर तुम नहीं है, आंसर है तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, योर बेस्ट फ्रेंड इज अ प्लेयर। नाउ सी हियर, हियर द सेंटेंस इज राम का बड़ा भाई मोहन अच्छा लड़का है। अब यहां पर राम अच्छा लड़का नहीं है, यहां पर सेंटेंस क्या था? राम अच्छा लड़का है। जब हमने सवाल पूछा था कौन अच्छा लड़का है, तो आंसर मिला था राम अच्छा लड़का है। लेकिन वही सवाल आप यहां पूछ करके देखो, राम का बड़ा भाई मोहन अच्छा लड़का है, यहां पर कौन अच्छा लड़का है? तो यहां पर अच्छा लड़का मोहन है। ये मोहन कौन है? ये राम का बड़ा भाई है। तो जब हम यहां पूछते हैं कि कौन अच्छा लड़का है, तो आपका आंसर मिलता है राम का बड़ा भाई मोहन। कौन अच्छा लड़का है? राम का बड़ा भाई मोहन। तो राम्स एल्डर ब्रदर मोहन, दिस इज सब्जेक्ट। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त मुकेश खिलाड़ी है, कौन खिलाड़ी है? तो आप कहते हो कि मुकेश खिलाड़ी है। कई बार ग्रामर बुक भी ये करता है, वो कहता है कि इसमें सब्जेक्ट मुकेश है, लेकिन नहीं, सेंटेंस में मुकेश की पहचान भी दी गई है। हजारों मुकेश हो सकता है, दसियों मुकेश हो सकता है, उसमें से कौन सा मुकेश? तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त मुकेश। कौन मुकेश? वो मुकेश जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। 20 मुकेश हो सकते हैं, उस 20 में से कौन सा मुकेश? तो वो मुकेश जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। कई बार ग्रामर बुक्स भी लिखते हैं कि यहां पर मुकेश सब्जेक्ट है और मुकेश के हिसाब से ईज आया, ये सही बात है, मुकेश सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा मुकेश? अब यहां पर मुकेश की पहचान भी दी हुई है। जैसे यहां पर सेंटेंस था कि तुम खिलाड़ी हो, कौन खिलाड़ी है? तो सब्जेक्ट है यू, आंसर मिलता है तुम। लेकिन यहां वही क्वेश्चन पूछते हैं कौन खिलाड़ी है, तो मुकेश खिलाड़ी है। कौन मुकेश? तो वो मुकेश जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, दिस इज सब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट है योर बेस्ट फ्रेंड मुकेश इज अ प्लेयर। सीता की सबसे छोटी बहन गीता सुंदर है। अब यहां तो था कि सीता सुंदर है, यहां जब मैंने सेंटेंस क्वेश्चन पूछा कौन सुंदर है, तो यहां पर जवाब मिला था सीता सुंदर है, तो सीता सब्जेक्ट था। लेकिन यहां पर अगर पूछे कि सीता की सबसे छोटी बहन गीता सुंदर है, यहां क्वेश्चन पूछे कि कौन सुंदर है, तो गीता सुंदर है नहीं, लेकिन वो गीता कौन है? गीता नाम की 10 हो सकती है, उस 10 में से कौन गीता? तो वो गीता जो सीता की सबसे छोटी बहन है। तो सीताज यंगेस्ट सिस्टर गीता, सीताज यंगेस्ट सिस्टर गीता, सीता की सबसे छोटी बहन गीता सुंदर है, इज ब्यूटीफुल। तो हियर द सब्जेक्ट इज सीता की सबसे छोटी बहन गीता, सीता यंगेस्ट सिस्टर गीता। नाउ हियर आई हैव रिटन 2 sentences, you see, राम का बड़ा भाई मोहन जो मेरे साथ पढ़ता है, कौन अच्छा लड़का है? कई बार ग्रामर बुक भी लिख देते हैं कि मोहन अच्छा लड़का है, कौन? मोहन अच्छा लड़का है। लेकिन इस सेंटेंस में आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि मोहन नाम के तो कई हो सकते हैं, उस मोहन में से कौन सा मोहन? क्योंकि यहां सेंटेंस में मोहन की पहचान दी गई है, कौन सा मोहन? तो राम का बड़ा भाई मोहन, राम का बड़ा भाई मोहन कौन? जो मेरे साथ पढ़ता है। तो राम्स एल्डर ब्रदर मोहन हु रीड्स विद मी, यहां पर सब्जेक्ट एक क्लाउज के रूप में आया है। जब कभी सब्जेक्ट क्लाउज के रूप में आए तो वो अपने आप में एक अधूरा सेंटेंस भी होता है। सी हियर, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त जो मैदान में लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा है, खिलाड़ी है।
कौन खिलाड़ी है? अच्छा, यहां पर सेंटेंस क्या था? तुम खिलाड़ी हो। यहां पर जब मैंने क्वेश्चन पूछा कौन खिलाड़ी है, तो आंसर था तुम, तो सब्जेक्ट हुआ यू। यहां पर क्या है? तुम्हारा दोस्त खिलाड़ी है। जब यहां पर मैंने क्वेश्चन पूछा कौन खिलाड़ी है, तो आंसर है तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड, तो सब्जेक्ट हुआ योर फ्रेंड। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त खिलाड़ी है। जब यहां पर पूछा था कि कौन खिलाड़ी है, तो आंसर था तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त। नहीं, अब यहां पर है तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त मुकेश खिलाड़ी है। जब यहां मैंने क्वेश्चन पूछा कि कौन खिलाड़ी है, तो आंसर था तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त मुकेश। दरअसल सब्जेक्ट मुकेश है, लेकिन यहां पर मुकेश की पहचान दी हुई है। 10-20 मुकेश हो, उसमें से कौन सा मुकेश। अब यहां पर देखो, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त मुकेश जो मैदान में लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा है, खिलाड़ी है। फिर से वही सवाल पूछो, कौन खिलाड़ी है, तो आंसर होगा मुकेश खिलाड़ी है। कौन खिलाड़ी है? सॉरी, यहां पर मैंने मुकेश लिखना छोड़ दिया। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त मुकेश जो मैदान में लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा है, खिलाड़ी है। कौन खिलाड़ी है? तो है मुकेश खिलाड़ी है। भाई मुकेश नाम के 10 हो सकते हैं, कौन मुकेश? तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त मुकेश। अच्छा, मुकेश नाम के तुम्हारे 2 दोस्त हैं और दोनों अच्छे हैं, तो उन दोनों में से कौन? वो जो मैदान में लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां तक के पार्ट को हम सब्जेक्ट मानेंगे। तो सब्जेक्ट है योर बेस्ट फ्रेंड मुकेश हु इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड विद बॉयज is a player. So till here you people understood very well that to identify a subject you have to ask 2 questions, who and what, and whatever answer you get, how long the answer is, that is considered the subject. Now I would like to talk about some other subjects also. Well, अब तक जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम एक नाउन है, सीता सुंदर है एक नाम है, तुम खिलाड़ी हो ये प्रोनाउन है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस से स्टूडेंट के मन को एक मैसेज मिल जाता है कि अगर कोई नाम होगा तो सब्जेक्ट है, या किसी नाम के बदले में अगर कोई प्रोनाउन यूज किया गया है तब वो सब्जेक्ट है। बट ऐसा है नहीं। कई बार जिसे कुछ चीज़ें जिसे आप वर्ब समझ रहे हो, जिसे आप एडजेक्टिव समझ रहे हो, वो भी सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। हालांकि वैसे स्थिति में वो नाउन बन जाता है या कुछ और बन जाता है। तो हम कुछ और सेंटेंसेस को देखें और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है। To play is good for health and to dance is her hobby. 2 plus V1 is called infinitive. तो 2 plus V1 को infinitive बोलते हैं। To play is good for health, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब सवाल पूछो, अगर यहां सवाल पूछते हैं कि कौन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तब तो आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन अब दूसरा सवाल पूछो कि क्या स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो आपका आंसर होगा खेलना। तो यहां पर टू प्ले सब्जेक्ट है। टू डांस इज हर हॉबी, नाचना उसका हॉबी है। कौन उसका हॉबी है, तब तो आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन पूछे कि उसका हॉबी क्या है, तो आंसर होगा नाचना। तो टू डांस, तो यहां पर टू डांस सब्जेक्ट है। तो टू प्ले एंड टू डांस आर सब्जेक्ट्स, दे आर इन्फिनेटिव्स। इसी बात को हम V4 से कह सकते हैं। तो जब V4 में करेंगे और वर्ब जब नाउन के फॉर्म में आएगा तो उसको हम जिरंड बोलते हैं। हियर आई हैव रिटन 2 सेंटेंसेस। रीडिंग इज माई हॉबी, पढ़ना मेरी हॉबी है। अब अगर यहां हु से पूछें कि मेरी हॉबी कौन है, तब तो आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन पूछेंगे मेरी हॉबी क्या है, तो आंसर मिलेगा रीडिंग। तो रीडिंग सब्जेक्ट हो गया। स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज, तैरना एक व्यायाम है। तो व्यायाम क्या है, आंसर इज स्विमिंग। तो स्विमिंग इज द सब्जेक्ट हियर। तो इन दीज 2 sentences रीडिंग एंड स्विमिंग आर सब्जेक्ट्स, दीज आर gerund। अब
तीसरे टाइप के सेंटेंस में आप थोड़ा सा गौर करिए। मैंने लिखा है गो देयर, वहां जाओ। अब जरा सोचिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है? गो देयर, कम हियर। गो में तो गो वर्ब है, देयर एडवर्ब है। कम में कम वर्ब है, हियर एडवर्ब है। हेल्प मी, हेल्प में हेल्प वर्ब है, मी तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब सवाल उठता है कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आप जरा अपने मन में सोच के देखिए, किस आदमी को आप कहेंगे कि वहां जाओ या यहां आओ? तो आप पाएंगे कि जो आदमी आपके सामने है उसी को आप कह सकते हैं वहां जाओ, यहां आओ, यह काम करो। और जो आदमी आपके सामने है उसके लिए आप एक वर्ड यूज करते हैं यू, सामने वाले को हम यू बोलते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट है यू, ये सब्जेक्ट है यू, यहां पर भी सब्जेक्ट यू है, यहां भी सब्जेक्ट यू है, लेकिन ये लिखा या बोला नहीं जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सब्जेक्ट अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड मीन्स समझना। जब आप किसी को कहते हो यहां आओ तो आपको पता है कि आप किसको बुला रहे हो, और सुनने वाले को भी पता है कि किसको बुलाया जा रहा है। आप जिसको कहते हो यहां आओ, आप देखोगे कि एक ठीक वही आदमी आपके पास आता है। तो यहां बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता है, इसलिए यह मामला अंडरस्टूड है, दोनों समझते हैं। तो यहां यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब कभी कोई सेंटेंस V1 से शुरू हो, जब कभी कोई सेंटेंस डोंट से शुरू हो, या प्लीज और काइंडली जैसे किसी रिक्वेस्ट शोइंग वर्ड से शुरू हो, तो वैसे कंडीशन में ओ यू होगा। दरअसल these three are imperative sentences and in imperative sentences subject is you, in every sentence subject is you। तो यहां पर एक imperative sentence है और सब्जेक्ट यहां पर you है। हम किसको कहेंगे वहां जाओ? जो मेरे सामने है उसी को कहेंगे, और जो मेरे सामने है वो मेरे लिए यू है। किसको कहेंगे यहां आओ? जो मेरे सामने है हम उसी को कहेंगे, और जो मेरे सामने है उसको हम यू कहेंगे। तो हर एक इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है। अब यहां पर देखें, द कलर ऑफ माई पेन इज रेड। अब देखिए नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशन है, उसके बाद नाउन है। याद रखिए, जब भी आपको नाउन हो, उसके बाद प्रीपोजिशन हो, उसके बाद फिर से नाउन हो, तो सब्जेक्ट पहले वाला नाउन होता है जो प्रीपोजिशन के पहले आया है। तो यहां पर क्या है? द कलर ऑफ माई पेन इज रेड। क्या लाल है? तो रंग, हालांकि किस चीज का? तो वो मेरे पेन का। तो द कलर इज सब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी। यहां पर कई बार आपको लग सकता है कि माई पेन तो सिंगुलर है, तो इज यहां पर आया, तो क्या ये पेन के लिए नहीं आया, एक कलर के लिए आया? हाँ, यहां पर एक कलर के लिए आया है, पेन नहीं। ये बात ज्यादा क्लियर हो रहा है दूसरे सेंटेंस में। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी। इस क्लास के छात्र जो हैं वो नॉटी हैं। यहां पर आर एक प्लूरल वर्ब है, लेकिन दिस क्लास तो सिंगुलर है। अगर दिस क्लास सब्जेक्ट होता तब तो वर्ब सिंगुलर होता। तो प्लूरल क्या है? देखो, द स्टूडेंट्स, कौन नॉटी है, कौन शैतान है? तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट शैतान है। यहां पर क्या लाल है? तो कलर लाल है। द स्टोरीज ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। इस किताब की कहानियां मजेदार है। क्या मजेदार है? तो द स्टोरीज। तो द स्टोरीज सब्जेक्ट है, यहां द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, यहां द कलर सब्जेक्ट है। फिर इट इज 4 o'clock और इट वॉज मंडे। आई ऑलरेडी हैव ब्राउट अ वीडियो on the topic of it and on the topic of there in the form of subject। उसमें मैंने ऑलरेडी इस पर विस्तार में बातें की है। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप हमारे